नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपना 10th क्लास का पाठ नंबर 3 धातु और अधातु चल रहा है। और इसके अंदर अपनों ने धातु और अधातु की प्रकृति कैसे होती है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। और धातु और अधातु आपस में क्रिया किस प्रकार से करते हैं वो हमने कर लिया था। पिछली क्लास में हमने एक सोडियम क्लोराइड की संरचना बनाई थी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। और मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो 2 नंबर अपने बात करेंगे किसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा MgCl2। क्या होगा, MgCl2। अब इन दोनों तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। मैग्नीशियम मतलब Mg। कितने नंबर पे आता है ये, हम कहेंगे कि ये आता है अपने 12 नंबर पे। और इसका अगर अपने कोष विन्यास लिखें तो टोटल हमारे पास में कितने हैं, 12 हैं। और तो पहले में जाएगा 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि जो कोष विन्यास है वो मैंने आपको बताया था कि हमें किस क्रम में भरना है, 2, 8, 8 और 18 के क्रम में भरना है। तो पहले में 2 और 8 10 और 2 बचे हैं वो अगले कोष में जाएंगे। कि एक कोष में इनसे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। पहले में 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं, तीसरे में 8 और चौथे में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। उसी प्रकार से अपने बात करें क्लोराइड, ये बना किससे, क्लोरीन से। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17। तो इसको लिखेंगे 2, 8 और 7। 2, 8 और 7। और इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कि इसको अपना कोष पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 2 तो इसके पास में है, या तो ये 6 को ग्रहण कर ले तो इसका 8 जैसा हो जाएगा, या ये 2 को त्याग दे। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बड़ा आसान होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और इसका कोष विन्यास कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्लोराइड की बात करें, इसका कोष विन्यास क्या है, 2, 8, 7। तीसरे कोष में अधिकतम कितने होते हैं, 8। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या 7 को त्याग दे। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होगा। तो इसका जो कोष विन्यास हो जाएगा वो 2, 8, 8 जैसा हो जाएगा। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि मैग्नीशियम के एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ये पहला कोष होता है के, फिर आता है एल और फिर आता है एम, और इसके बाद में भी होगी तो वो एन, उसके बाद में ऐसे चलते जाएंगे। तो एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। ज्यादातर हमसे किस इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है, एम कोष का ही पूछा जाता है। इसके अंदर भी के, एल और एम, इस प्रकार से इसको हम बना देंगे। तो इसके बाद में मैं बात करूं कि मैग्नीशियम है Mg, इसका जो कोष विन्यास है वो 2, 8, 2 है। अब ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मैं निकाल दूंगा। साथ में क्या बनाएगा, Mg2+ बनाएगा। क्योंकि 2 जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने ही इसमें क्या आते हैं, प्लस। त्यागने पर प्लस आता है और ग्रहण करने पर क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। प्लस का मतलब क्या है कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। कि प्लस वाला चिन्ह है वो हमेशा कमी को दर्शाता है, और माइनस वाला चिन्ह है वो हमेशा वृद्धि को दर्शाता है। कि उसके पास में कितने, इतने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है। अगर माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन की उसके पास में
वर्दी है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो इसका जो कोष विन्यास बन गया इसका वो कैसा होगा, 2,8 जैसा होगा। इसके बाद हम क्लोरीन की बात करें, Cl, कि Cl क्या करता है कि इसका जो कोष विन्यास होगा वो होगा 2,8,7, कि जो एक क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, पर यहाँ पे क्लोरीन कितने लगे हुए हैं, दो, तो 2 क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो जैसे ही इसने एक ने एक को ग्रहण किया, तो ये 2 क्लोरीन में बना देता हूं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। और करते ही इन पे क्या आएगा कि सर Cl, एक ने एक क्लोरीन को ग्रहण किया तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो माइनस, अब इसमें 2 है तो 2 आ जाएगा, 2Cl माइनस बन जाएगा। अब इसका कोष विन्यास हो जाएगा 2,8,8 जैसा हो जाएगा, कि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब -1, और माइनस है तो क्या है, वर्दी अधिकता, एक इलेक्ट्रॉन की इस पे क्या है, अधिकता बनी हुई है। अब इसको हम आगे समझ लेते हैं इसी प्रकार से, कि मेरे पास था मैग्नीशियम के 2+ संयोजकता, और दूसरी साइड में क्या आ गया, क्लोरीन, वो 2 हैं, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो 2 क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ग्रहण कर लेंगे, कि सर इसको हम लिख सकते हैं Cl माइनस और Cl माइनस के रूप में। तो इसकी संयोजकता जाएगी इसके पैर में और इसकी संयोजकता जाएगी इसके पैर में, कि सूत्र बनाते समय प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम प्लस और माइनस को क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इसके बाद में अगर संयोजकता अलग अलग होती है, तो पहले वाले की संयोजकता दूसरे वाले के पैर में और दूसरे वाले की संयोजकता पहले वाले के पैर में जाएगी, तो ये बन जाएगा Mg, इसकी एक आया इसके पैर में, और Cl, इसका 2 गया Cl के पैर में, तो Cl2। तो यही अपना क्या होगा आंसर, और यही अपना क्या होगा, सूत्र होगा। हमने यहां से शुरू किया और वहां तक हमारा सूत्र आ गया। अब देखो क्या है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम, कि सर मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कि सर 2 हैं। देखो यहां तक तो सभी को सेम रखना है, तो उसके बाद में आप या तो ये वाला कर सकते हो, अगर ये ना करो तो आप ये वाला कर सकते हो, ठीक है। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना दूंगा। और इधर आया मेरे पास में क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने हैं, 7, तो मैंने 7 बनाने हैं, कि सर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। कितने क्लोरीन है, 2, तो मैंने एक क्लोरीन और लेना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया, कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो देगा इसको, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये देगा इसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस प्रकार की संरचना बन जाएगी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इस पे 2+ आएगा। और Cl ने क्या किया है, कितने Cl है, 2 Cl है, और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूं कि ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है एक ने, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, और सेम वही फॉर्मूला उसी तरीके से बन जाएगा क्या, इसको आप ऐसे भी बंद कर सकते हैं, कि इसके ऊपर माइनस है और इसके ऊपर क्या है, 2+ दिया हुआ है। तो 2+ है, यहाँ पे 2 लगा देता हूं मैं, 2 जाएगा Cl के पैर में और 1 आएगा किसके, Mg के पैर में आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, MgCl, और नीचे इसके क्या लग जाएगा, 2। तो ये इसका फॉर्मूला होगा MgCl2 होगा। यहां तक की बातें आपको क्लियर है। अपने सिलेबस के अंदर है वो केवल कितने हैं, कि NaCl दिया हुआ है, MgCl2 दिया हुआ है। अगर आपको गाइड के अंदर और भी फॉर्मूले दिए गए हैं तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इस प्रकार के फॉर्मूले में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अपने करेंगे क्या,
इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आयनिक यौगिकों के गुण धर्म क्या होते हैं उनके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं इसमें। तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। आयनिक यौगिकों के ऐसे पदार्थ जो विलयन में घुलकर आयन देते हैं। कि सर आयन का मतलब क्या होता है कि या तो धनायन देंगे और या फिर वो क्या देंगे, ऋणायन देंगे। ठीक है, या तो वो प्लस वाला होगा और या वो माइनस वाले होंगे। प्लस और माइनस में टूट जाते हैं तो वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो वो उनके गुण धर्म क्या होंगे वो। तो इसकी अपने जांच के लिए एक चित्र बनाएंगे। कोई भी हमारे पास में लवणी विलयन दिया हुआ है वो आयनिक है या नहीं, तो उसकी जांच के लिए, उसकी चालकता के लिए एक अपने चित्र बनाना है इस तरीके से। ये पात्र हो गया। चलो इसको रॉड टाइप के अंदर अपने बना देते हैं। और इसको अपने जोड़ देंगे एक बैटरी और एक बड़ी लाइन, फिर छोटी बड़ी, छोटी से ऐसे स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जोड़ेंगे एक अपने बल्ब, और बल्ब के बाद में यहाँ पे जोड़ देंगे अपने एक स्विच। और ये हमारा क्या है, डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये हमने विलयन भरा। विलयन किसका होगा, लवण का विलयन। लवणीय विलयन होगा। ये क्या है, ग्रेफाइट की रॉड। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो हमने ले ली यहाँ पे क्या, ग्रेफाइट की रॉड हो गई। ग्रेफाइट की रॉड, ये वाला हो गया, इसको बोलेंगे अपने कुंजी। और ये जो हो गया इसको बोला जाएगा क्या, बल्ब। और यहाँ पे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। धारा जाएगी प्लस से माइनस की ओर जाएगी। तो ये प्लस वाला सिरा हो गया, इसको बोलेंगे अपने एनोड। ये माइनस वाला सिरा हो गया, इसको बोलेंगे अपने कैथोड। कई बार ये पूछा जाता है कि लवणीय विलयन की चालकता को दर्शाने के लिए एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हो। और इस चित्र का नाम क्या रखोगे कि लवण विलयन में विद्युत की या विद्युत का चालन, या विद्युत की चालकता। चालन लिखेंगे, चालन अच्छा रहेगा ना, चालन। तो ये आपका चित्र। अब इसके गुण कौन कौन से होते हैं, ये इंपोर्टेंट लगा देना, ये पूछा हुआ है अपने लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर भी कि लवणीय विलयन की विद्युत चालकता का नामांकित चित्र बनाइए। और ये आया था कितने नंबर में, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आपको दिया गया था। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो अपने अगला अगला टॉपिक रहेगा वो है कि इन्हीं के अपने क्या पढ़ेंगे, सामान्य गुण धर्म। सामान्य गुण धर्म के अंदर जो पहला पॉइंट होगा वो है अपना भौतिक प्रकृति। कि जो आयनिक यौगिक है वो उनकी जो भौतिक प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हमें देखना है।
कि इसमें क्या बनते हैं, दो प्रकार के आयन होते हैं, एक तो धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, और उनके बीच में मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। इस कारण वो क्या होते हैं कि वो अपने आयनिक यौगिक हैं, वो ठोस होंगे, और कुछ वो कठोर भी होते हैं, ठोस और कठोर होते हैं। लेकिन आपने कार्बन कार्बन देखा है, सल्फर देखा है, उसको जब चोट करने पर वो टूट जाता है, तो ये सामान्यतः कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षण बल या प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। अतः यह कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। अतः यह ठोस एवं एवं थोड़े कठोर होते हैं। कठोर होते हैं के ठोस होंगे, और थोड़े कैसे होंगे, ये कठोर होंगे। लेकिन सामान्यतः यह भंगुर, मतलब ज्यादा चोट करेंगे तो वो ठोस क्या हुआ, टूट जाएगा। तो सामान्यतः यह भंगुर प्रकृति के होते हैं। कौन होते हैं, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में अपने किसको देख सकते हैं, कि सोडियम क्लोराइड को। और सोडियम क्लोराइड को अपने क्या बोलते हैं, ये सामान्यतः क्या होता है, नमक होता है। और नमक को जब अपने इस पे जोर से चोट करते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। वैसे तो कठोर है, लेकिन ये सामान्यतः क्या है, वैसे ठोस है, लेकिन ये कठोर कम होते हैं। इन पे अगर चोट करे तो ये टूट भी सकते हैं। उसके बाद में दूसरा होगा क्या, गलनांक व क्वथनांक। तो आप दूसरा पॉइंट डाल दो इसी के अंदर, गलनांक व क्वथनांक। कि आयनिक यौगिक होते हैं, उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। ये जल में तो क्या होते हैं, विलय होते हैं, लेकिन केरोसिन और एल्कोहल में क्या होते हैं, ये अविलय होते हैं। लिखो फिर आप कि आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि इनके मध्य प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है, अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है।
तो अपने इसलिए इनका जो क्वथनांक है वो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि कण है वो पास पास होते हैं, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 3 नंबर जो अपने इसी में बात कर रहे थे, कौन सी है उसको अपने अलग से लिखेंगे, घुलनशीलता। कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः जल में तो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन वगैरह होते हैं, केरोसिन हो गया, एल्कोहल हो गया और अपने पेट्रोल हो गया, उनमें क्या होते हैं, अविलय होते हैं। तो इसको भी अपने लिख देते हैं कि आयनिक यौगिक जल में विलय तथा केरोसिन व पेट्रोल में अविलय होते हैं। केरोसिन व पेट्रोल में वो क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अब इसके बाद में अपने जो 4 नंबर पॉइंट है वो है विद्युत चालकता। कि आयनिक यौगिक होते हैं वो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। तो सिंपल सा आप अपने इसमें लिख देंगे कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन क्योंकि गलित अवस्था में आयन गमन करते हैं, या धनायन से ऋणायन के मध्य गमन करते हैं। आगे लिखेंगे परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। इसको अपने रफ कर देते हैं। आप इसको रोकिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। तो आप जानते भी हो ठोस अवस्था में कण पास पास में होंगे और वह गमन नहीं करेंगे, इसलिए वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा आयनिक यौगिकों के गुण धर्म से संबंधित जो पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ। अब अपने जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है धातुओं की प्राप्ति। कि धातुओं की प्राप्ति है वो किस प्रकार की जाती है। तो इसके अंदर जो 3 मुख्य चीज है उनकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। कई बार उनकी परिभाषाएं आपसे पेपरों के अंदर पूछ लेते हैं। जैसे हम बात करें 1 नंबर खनिज,
कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। कहलाते हैं। कि प्रकृति की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या खनिज है वो खनिज यौगिक है वो खनिज कहलाते हैं। और खनिजों में क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं और उनमें कोई शुद्ध धातु भी प्राप्त होती है। तो खनिजों में विशेष धातु जो हमारे लिए क्या हो, आर्थिक रूप से लाभकारी हो, उसको अपने क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है। तो 2 नंबर जो परिभाषा होगी वो होगी अयस्क की। क्या परिभाषा होगी अयस्क की? कि खनिजों में कुछ लाभकारी धातुएं भी पाई जाती हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, लाभदायक होती है। चलो अपने मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसकी जो इंक है वो लाइट होना स्टार्ट हो गई है। जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक होती है, कौन धातु, उसे अयस्क कहते हैं। देखो, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक क्या कहलाते हैं, खनिज। सर, भूपर्पटी में जो तत्व यौगिक होंगे उनमें कोई प्योर धातु तो होगी नहीं, उनमें अशुद्धियां भी होंगी। ठीक है। और उनमें कुछ ऐसी धातु होगी जो हमारे लिए उपयोगी होगी, लाभकारी होगी, उनको तो बोल देंगे अपने अयस्क। और जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी उनको हम अलग कर देंगे। तो जो हमारे लिए लाभदायक है उसी को क्या बोला जाता है, अयस्क या और बोला जाता है। अब अपने खनिज और अयस्क में कुछ अशुद्धियां मिट्टी और रेत के रूप में भी पाई जाती हैं। कुछ अशुद्धियां हैं वो मिट्टी और रेत के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गैंग या गैंगयूज बोलते हैं। तो 3 नंबर है गैंग। गैंगयूज ये अपने होगा। और इसको बोलेंगे अपने क्या, मिनरल बोलेंगे, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स होते हैं ये। कि खनिज व अयस्क में मिट्टी के कण व रेत की अशुद्धियां भी पाई जाती है, उन्हें
गैंग कहते हैं। तो ये तीनों परिभाषाएं हमारे लिए क्या रहेंगी, इंपोर्टेंट रहेगी। तो आज हमने धातुओं की प्राप्ति के अंदर ये तीन परिभाषाओं को पढ़ा है। कल अपने पढ़ेंगे कि कौन सी धातुएं होती हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कौन सी ज्यादा क्रियाशील होती है, कौन सी मध्यम क्रियाशील होती है, और उनमें किस प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो उनको अपने 1 बाय 1 और किन विधियों के द्वारा उन धातुओं को पृथक करते हैं, तो उसको अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करें, और अपने यूट्यूब चैनल को आप एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनको भी बताएं कि इस चैनल के ऊपर आपको 10th क्लास की कंप्लीट मैथ और साइंस दोनों क्लासें आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। तो इससे आप जुड़े रहें और अन्य साथियों को भी आप बताएं। धन्यवाद।